हेलो बच्चों, मैं आपके लहासा की ओर पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ, जिसमें मैंने दो दो गद्य खंड का अभ्यास प्रश्न करा दिया। आज मैं उसी पाठ के अभ्यास प्रश्न का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। इसमें मैंने पहला प्रश्न है, ढोडला के पहले आखिरी गांव पहुँचने पर भिगमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय में भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? इसका उत्तर है, किसका मुख्य कारण है संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम के 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि ढोडला के पहले के आखिरी गांव तक पहुंचने पर भिगमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम के 6 बजे छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। तो यह जो है, छड़ एक मादक पेय पदार्थ है जो मदिरा के समान होता है। तो तिब्बत के लोग उस मादक पेय पदार्थ को पीते थे, जिससे वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख सकते थे। तो यह प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रखने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसका उत्तर है कि सन 1929 और 30 में तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने का कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल या बंदूक रखते थे,
दूसरे वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था और ना ही गुप्तचर विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। फिर से बोल रही हूँ उस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उसका उत्तर है कि सन 1929 और 30 के तिब्बत में हथियार रखने या ना रखने का कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल या बंदूक रखते थे। दूसरे वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था और न ही गुप्तचर विभाग का। डाकू वहाँ किसी को आसानी से मार सकते थे, इसलिए डाकू यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। यात्रियों को किसका भय बना रहता था? हत्या और लूटपाट का भय। फिर मैंने तीसरा प्रश्न करवाया है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने में से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहाँ जाकर अधिक समय ना लगाएं। इससे लेखक को पूरे सप्ताह उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थीं। वह एकांत में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की जो अनुमति दे दी। फिर से बोलने में इसका आंसर। प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहाँ जाकर अधिक समय ना लगाएं। इससे लेखक को पूरे सप्ताह उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गईं। वह एकांत में उनको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमान के पास जाने की जो अनुमति दे दी। फिर है तीसरा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला तो ये था कि उसको रास्ता भटकने के कारण, रास्ता भूलने के कारण उसको बहुत दूर मीलों मील चलकर वापस आना पड़ा। फिर उसे कड़ी धूप
का भी सामना करना पड़ा। फिर है प्रस्तुत यात्रा के दौरान प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो इसका उत्तर है कि तिब्बत का तिगरी समाज विभिन्न जागीरों में विभक्त था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तिब्बत के राज्य में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। कोई अनजान व्यक्ति भी किसी के घर अंदर तक जा सकता था और अपनी झोली से चाय की पत्ती देकर घर की महिलाओं से चाय बनवा सकता था। सास और बहू इसका बुरा नहीं मानती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिक्षुओं को ही घर में घुसने नहीं दिया जाता था। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबंध करते थे। शाम के 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। फिर है लास्ट प्रश्न है चूँकि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्दचित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर है कि तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बिहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों नदियों के मोड़ खतरनाक और सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं तो दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ खड़े हुए हैं। तिगरी नामक स्थान तो अद्भुत है। इसमें एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ हैं। बीचों बीच एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। लेकिन फिर है इसमें कि आपके राज्य की स्थिति हमारे राज्य की और की जो स्थिति वहाँ से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ना तो हमारे राज्य और शहर में ऊंचे पर्वत हैं, ना ही यहाँ के रास्ते बिहर और भयानक हैं। यहाँ पर सुनसान भी नहीं है।
तो यह सब मैंने आपको बच्चों इस प्रकार से इस पाठ के अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोगों को जो हैं समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग की समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।